Now, senior BJP leader Arun Jaitley is speaking as well, so let's listen in to what he has to say. आपके सामने हम रखते हैं, धूमल जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में एक अच्छा और स्वच्छ शासन दिया है और जो हिमाचल प्रदेश की परंपरा रही है कई बार से कि एक बार एक दल की सरकार बने, एक बार दूसरे दल की, जो ये परंपरा पंजाब में टूटी है, हमें विश्वास है कि हिमाचल में भी इस बार टूटेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देश में बहुत बड़ा रोष है। बढ़ती हुई कीमतें हर नागरिक को प्रभावित कर रही हैं। जो पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार के कांड हुए हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। एलपीजी की कीमत बढ़ने से समाज का बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है। डीजल की कीमत बढ़ने से किसान एवं अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारी सरकार की जो प्रस्तावना है रिटेल में एफडीआई लाने की, उसको लेकर कांग्रेस के खिलाफ है। तो किसान, व्यापारी, गृहिणी, आम नागरिक, सीमित आय वाले लोग, ये सब केंद्र की सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा जी कल आई थी। दोनों राज्यों में जो उन्होंने भाषण दिए, उसमें यह कहना कि हम केंद्र से राज्यों को पैसा भेजते हैं, अरे राज्यों के लोग केंद्र को टैक्स देते हैं। राज्यों की वजह से और यहां के लोगों की वजह से केंद्र की आमदनी होती है। ये राज्यों के ऊपर उपकार नहीं होता, ये उनका अधिकार होता है। लोकपाल हम लाना चाहते हैं, विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। आप एक कमजोर और सरकारी लोकपाल लाना चाहते थे। समस्त विपक्ष उसको बदलकर, अमेंड करके, और बहुमत राज्यसभा में विपक्ष के पास था, एक मजबूत लोकपाल पारित करना चाहता था। आपने वो पारित नहीं होने दिया और सदन स्थगित करवा दिया। इस वास्तविकता जिसको सारे देश ने देखा मध्य रात्रि तक, उसके विपरीत भाषण दे देना। कल उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के इतने भ्रष्टाचार के कांड हुए हैं, 2G घोटाला, कोयला, कैश फॉर वोट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके अलावा जो उनके पारिवारिक विषय आए हैं, मैं उस पर तो टिप्पणी ही नहीं कर रहा हूं। मंच पे उनके साथ कौन बैठा था और उसके तथ्य वो जान लेती तो शायद भ्रष्टाचार के विषय का जिक्र भी ना कर पाती। जो पिछले कुछ दिनों में तथ्य आए हैं, यहां के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के नेता
श्री वीरभद्र सिंह जी के संबंध में वो किसी भी दल के लिए शर्मनाक हो सकते हैं। वैसे तो सार्वजनिक जीवन में हर एक को ईमानदार होना चाहिए, किसी को भी भ्रष्टाचार के साधन अपने पास नहीं रखने चाहिए, लेकिन अपने आप को राजा कहने वालों को तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एवरीबडी मस्ट बी ऑनेस्ट, बट दोज हु क्लेम टू हैव अ lineage must always be demonstrably more honest than others. मैं बहुत सरलता से आपको बतला देता हूं, एक प्रेस हैंडआउट भी आपको दे दिया जाएगा। जो कुछ अभी तक पिछले कुछ दिनों में देखने को और पढ़ने को मिला है, इसके कई अंश हैं, तो इसलिए मैं इस पूरी भ्रष्टाचार की गाथा जो है उसको उन पार्ट्स में, उन अंशों में आपके सामने रख देता हूं, ताकि सरलता के साथ आपको, पढ़ने वालों को और देखने वालों को सरलता के साथ समझ में आ जाए। पहला अंश है जो मुंबई में हुआ। एक कॉरपोरेट हाउस पे इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, उसके यहां से सीजर्स होते हैं और कैश में जो पैसा लोगों को दिया गया है, ये डायरी नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। किस व्यक्ति को दिया, कितना दिया, किसने उसको ऑथराइज किया, उस दिन तक कितना बैलेंस था और कितना बचा, जैसे खाते होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, वो पकड़े जाते हैं। वो स्टील बनाने वाली कंपनी थी, और उस में कई सरकारी अधिकारियों को, स्टील मंत्रालय के पीएसयूज को, उस वक्त के स्टील मिनिस्टर के कार्यालय के कर्मचारियों को, पर्सनल स्टाफ को रिसिपिएंट्स के अंदर लिखा गया है। ये दिसंबर 2010 में पकड़ा जाता है और आज 22 महीने हो गए। केंद्र सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर सरकारी अधिकारियों को यह मिला है तो केवल ये टैक्स वायलेशन का मामला नहीं है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला। इट्स नॉट मेयरली अ रेवेन्यू इशू, इट्स अ करप्शन इशू। ये छप चुका है कि उसमें वीबीएस नाम की एक एंटिटी है जिसके नाम के आगे कई पेमेंट्स हैं, और ये पेमेंट स्प्रेड ओवर हैं, कई बार मिला। क्योंकि स्टील बनाने वाली कंपनी है और अधिकतर पैसा स्टील मंत्रालय के अधिकारियों को मिला, तो उस वक्त के स्टील मिनिस्टर ने कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूं और मैं तो अपना इनिशियल वीएस लिखता हूं। ये तो किसी ने नहीं आरोप लगाया कि वो खाता आपने लिखा है, वो तो उस कंपनी ने लिखा है। तो विषय ये नहीं है कि आप अपने आप को वीएस लिखते हैं कि नहीं, कि वीबीएस लिखते हैं। वो कंपनी वाले आपको क्या लिखते थे। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जब मुंबई में यह हो रहा है, अब इसका दूसरा पार्ट होता है, और दूसरा इसका अध्याय जो है वो शिमला में है।
जो शिमला में होता है वो उस पैसे की आगे मूवमेंट क्या होती है वो उसको प्रूव करता है। इट्स अ मनी ट्रेल। यहां के टैक्स अधिकारियों को कहीं से पता चलता है, हो सकता है बैंक से पता चला हो, कि यहां के एक बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक शिमला में, एक एलआईसी एजेंट आनंद चौहान एक अकाउंट खोलता है और हर कुछ दिनों के बाद जाकर कई लाखों रुपए उस अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है। और बार बार वो अकाउंट्स में डिपॉजिट करा रहा है और बैंक में वो कैश जाने के बाद वो बैंक के अंदर पड़ा हुआ पैसे का रूप धारण कर लेता है। आनंद चौहान उस अकाउंट में से कई चेक्स काटता है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम उसमें से अधिकतर पेमेंट कर देता है। ये पैसा करोड़ों रुपए में है, लगभग 6 करोड़ रुपया है, और इस कैश को चेक का रूप बनाकर वो 4 लोगों के नाम से सिंगल प्रीमियम देने वाली, जिसमें बार बार किस्तें नहीं दी जाती, एक बार प्रीमियम दिया जाता है, सिंगल प्रीमियम एलआईसी पॉलिसीज खरीद लेता है और इस पैसे के बेनिफिशियरीज बन जाते हैं वो जिनके नाम से वो पॉलिसीज खरीदता है। और हर व्यक्ति के नाम से, किसी के नाम से 2, किसी के 4, किसी के 5, और जो 4 व्यक्ति जिनके नाम से वो पॉलिसीज खरीदता है वो है श्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। So unaccounted money comes from somewhere. It finds its place in a ghost account opened by one Anand Chauhan, and Shri Veerbhadra Singh and his family members become the beneficiary of that. ये इसका दूसरा चैप्टर है। ये जो कार्यकाल था जब ये हुआ, ये सब कुछ 2008 से 2010 के बीच में हो रहा। मुंबई की डायरी, शिमला का अकाउंट, एलआईसी पॉलिसीज। अब इसका तीसरा एक चैप्टर है और मैं सरलता के लिए तीसरा चैप्टर भी बता देता हूं। वीरभद्र सिंह जी राजा रहे हैं, उनकी संपत्ति है, उसमें एक सेब का बगीचा भी है। वो सेब का बगीचा वो एक बिशंबर दास को ठेके पे दे देते हैं 17 जून 2008 को, और ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ये स्वाभाविक लगता है, और वो बिशंबर दास उनको 10.5 लाख रुपए साल के ठेके के देता है, बकाया उसका प्रॉफिट हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो जिक्र है, रेफरेंस है, उनके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में भी है, उनकी इनकम टैक्स के रिटर्न्स में भी है। और तीनों वर्षों के लिए, यानी कैलेंडर ईयर 31 मार्च 2009, 2010, 2011
कि राजा साहब अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं इस बिशंबर दास के एग्रीमेंट के बेस पे, जो एक ईमानदारी की रिटर्न है, जिसमें तीनों वर्षों के लिए अंदाजन, मैं अप्रोक्सीमेट अमाउंट दे रहा हूं, स्पेसिफिक प्रेस नोट में मिल जाएंगे, 7.5 लाख रुपया, 15 लाख और 25 लाख रुपया उनकी एग्रीकल्चरल इनकम है। इस इनकम को आज के तर्क के लिए हम सही मान सकते हैं। ये तो टैक्स डिपार्टमेंट का विषय है। ये इसका तीसरा अध्याय है। इसका चौथा चैप्टर है कि जब इनकम टैक्स को आनंद चौहान और उसके अकाउंट का पता चल गया, उसकी स्क्रूटनी हो गई, उसकी सर्च हो गई, उसका स्टेटमेंट हो गया, तो अब ये 5-6 करोड़ रुपया जो उसने आपके बिहाफ पे दिया, पहले कैश में डाला और फिर आपको दिया, ये कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? पहले केस वीबीएस फाइल्स का था, जिसमें केवल शक था कि शायद आप हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पहले दस्तावेज में तो केवल शक था। दूसरे में जब अनअकाउंटेड मनी शिमला पहुंच गई तो शक थोड़ा बढ़ गया। तीसरे अध्याय में आपकी आमदनी क्या थी इस दौर में, वो आपकी रिटर्न्स में स्पष्ट है और बिशंबर दास के साथ समझौते में स्पष्ट है। तो अब केवल एक ही रास्ता था, पिछली डेट से कोई और समझौता कर लो, बैक डेट का, और अपनी आमदनी रेट्रोस्पेक्टिवली पिछली डेट से बढ़ाने का प्रयास करो। इनकम टैक्स में दायर बिशंबर दास अब इवेपोरेट कर जाता है, गायब हो जाता है। 17/6/2008 को बिशंबर दास का समझौता है। सत्रह जून को बिशंबर दास का एग्रीमेंट है, जिससे रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं। अब एक नया एग्रीमेंट पैदा हो जाता है 15 जून 2008 का, श्री आनंद चौहान से। और उस समझौते के दौरान 2% आनंद चौहान का, 98% राजा साहब का जो सेब बिकेंगे, स्वाभाविक है कि यह गलत था, यह एंटीडेटेड है, यह फोर्स्ड है, क्योंकि उसी पीरियड का, उसी जमीन का समझौता आप ऑलरेडी 3 साल के रिटर्न्स फाइल कर चुके हो। So now from tax evasion, unauthorized money, unauthorized bank account, somebody else paying from you, corruption, this transgresses into forgery. A backdated agreement is an act of forgery. और यह समझौता अब कर लिया जाता है। यह पहली बार दिखता है 2 मार्च 2012 को,